નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 10 વિષય હિન્દીના પાઠ નંબર 2 બુઢી કાકી પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશનનો વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજૂતી સાથે મેળવીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી देवी। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, बूढ़ी काकी के भतीजी का नाम क्या था? जवाब आएगा ब, पंडित बुद्धिराम। प्रश्न नंबर 2, रूपा किसकी पत्नी थी? तो रूपा, जवाब आएगा ड, पंडित बुद्धिराम की पत्नी थी। प्रश्न नंबर 3, किसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी के लिए बचा कर रखी थी? तो जवाब आएगा क, लाडली ने। प्रश्न नंबर 4, काकी को पतलों पर से जूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन शन रह गया? तो रूपा शन रह गया। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? तो बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। प्रश्न नंबर 2, बुद्धिराम के घर पर किस उत्सव में पूड़ियाँ बन रही थी? तो बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव था, इसीलिए बुद्धिराम के घर पर पूड़ियाँ बन रही थी। प्रश्न नंबर 3, बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई? तो बूढ़ी काकी को कहाड़ के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। प्रश्न नंबर 4, किस खुशी में लाडली को नींद आ रही थी? तो काकी को पूड़ियाँ देने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। तो नींद नहीं आ रही थी किसी लिए? तो पूड़ियाँ देने की खुशी में। प्रश्न नंबर 5, उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? तो उत्सव के दिन अपशुकन के डर से काकी नहीं रो रही थी। प्रश्न नंबर 6, बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी? तो बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र स्वाइंद्रिय थी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। बूढ़ी काकी कब रोती थी? तो बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष नहीं थी। जब घर वाले उनकी इच्छा के विपरीत कोई काम करते, इनके भोजन का समय टल जाता या भोजन की मात्रा कम होती अथवा तो बाजार से कोई चीज आती और उन्हें न मिलती तो वे रोती थी। प्रश्न नंबर 2, लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? तो लड़के जब तब बूढ़ी काकी को सताया करते थे। लड़कों में से कोई उन्हें चुटकी काट कर भागता था और कोई उन पर पानी की कुली कर देता था। इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताते थे। प्रश्न नंबर 3, बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी? तो बूढ़ी काकी को पूड़ियों और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। उनकी कल्पना में लाल लाल फूली फूली और नरम नरम पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी थी। प्रश्न नंबर 4, थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? तो बूढ़ी काकी को जूठे पतलों से पूड़ियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा को बहुत गलानी हुई। उसने थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के सामने रखा और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। प्रश्न नंबर 5, बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? तो बूढ़ी काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवा कोई दूसरा न था। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह तरह के सबज बाग दिखाए। बूढ़ी काकी उसकी झांसे में आ गई। इस तरह बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति हथिया ली थी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ और क्यों?
रूपा के बड़े लड़के के तिलक में मेहमानों तथा अन्य लोगों को पूड़िया, कचौड़ियाँ तथा मसालेदार सब्जियां परोसी गई थी। सब खा पीकर सो गए, पर बूढ़ी काकी को खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा। रात को रूपा को नींद खुली तो उसने जो दृश्य देखा उससे उसका हृदय सन रह गया। भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी जूठे पतलों से चुन चुन कर पूड़ियों के टुकड़े खा रही थी। ये देखकर उसे अपने भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति से उसे 200 रुपये वार्षिक आय होती है, इसके साथ उसने ये कैसा बर्ताव किया। प्रश्न नंबर 2, रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषिक व्यवहार किया और क्यों? तो रूपा और बुद्धिराम के बड़े बेटे के तिलक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकाली जा रही थी और मसालेदार सब्जी बन रही थी। घो और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी को ये सुगंध बेचैन कर रही थी। वे रेंगते रेंगते कड़ा के पास पहुंच गई थी। इस पर रूपा आग बबूला हो उठी थी और उसने काकी को दोनों हाथों झटक कर उनको बहुत जलील किया था। इसके बाद एक बार फिर बूढ़ी काकी भोजन की आशा में सरकती हुई आंगन में आ गई थी, पर मेहमानों तब तक भोजन कर रहे थे। इस पर बुद्धिराम क्रोध से तिल मिला गया था। वो काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें उनकी कोठरी में पटक आया था। इस प्रकार रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति इन दो अवसरों पर अमानुषी व्यवहार किया था। प्रश्न नंबर 3, खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मसुम्बे बंधे। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाच रही थी। पूड़ियाँ लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। उन्होंने खाने के बारे में तरह तरह के मसुम्बे बांधे थे। वह कहती पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। वे कहती चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, वे मांग मांग कर खाएगी। लोग यही कहेंगे न कि उन्हें विचार नहीं है। क्या करे लोग, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मोह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। इस प्रकार बूढ़ी काकी के मन में खाने के बारे में मसुम्बे बंधे थे। प्रश्न नंबर 4, बुढ़ापा तूष्णा रोग का अंतिम समय है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की कामनाएं होती हैं। बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक मनुष्य को जल्द से जल्द कामनाओं की पूर्ति की इतनी चिंता नहीं होती जितनी वृद्धावस्था में, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन में गिने चुने वर्ष ही बचे रहते हैं। वे जीवन के बचे कुछ वर्षों में अपनी कामनाओं को पूरा करने की हर हालत में कोशिश करता है। इसके लिए उसे बुरे भले मान अपमान की परवाह नहीं होती। इसीलिए लेखक ने कहा है कि बुढ़ापा तूष्णा रोग का अंतिम समय है। प्रश्न नंबर 5, आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 1, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। कहते हैं कि बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमजोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों का मान अपमान की परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों की बातें पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। इनकी इच्छा अनिच्छाओं का कोई भी महत्व नहीं होता। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। प्रश्न नंबर 2, का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। लड़कों और बुढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। हर बात के संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उनकी अपनी धारणा बनी होती है। हर बात को अपने इसी पैमान पर कसने का वे प्रयास करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नए ढंग की होती है। इसीलिए बच्चों के विचार में टकराव होना स्वाभाविक है।
इस अर्थ में लड़कों और बुढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। सूचना अनुसार शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द दीनता तो दरिद्रता, वाटिका तो उद्यान। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। प्रतिकूल तो अनुकूल, सज्जन तो दुर्जन, अनुराग तो विराग, सुलभ तो दुर्लभ, अपसुकन तो सुकन, दीर्घाहार तो अल्पाहार, निर्लज्जता तो लज्जा, अपरिमित तो परिमित। शब्द समूह के लिए एक शब्द। जहाँ घटना बनी है वह जगह तो घटना स्थल। जीभ का स्वाद तो रसास्वाद, भूख से आतुर तो शुद्धातुर, धीरज की परीक्षा लेने वाले तो धैर्य परीक्षक। मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबज बाग दिखाना तो बड़े बड़े झूठे वादे करना। लोगों को ठगने वाला धूर्त पहले उन्हें तरह तरह के सबज बाग दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 2, आपे से बाहर होना तो अत्यंत क्रोधित होना। पुत्र की स्कूल में अनुपस्थित देखकर पिताजी आपे से बाहर हो गए। उबल पड़ना तो क्रोधित होना। नौकर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो सेठ उसे पर उबल पड़े। छाती पर सवार होना तो सामने अड़े रहना। उसका जगलारू बेटा घर से अलग होकर भी उसके घर के सामने ही रहता है, मानो छाती पर सवार हो गया है। नाक कटवाना तो इज्जत खोना। अपने ही गांव में चोरी करके इसने अपनी नाक कटवाई। बेसिर पैर की बात तो असबंध बात। महेश की बात में आदि होता है न अंत। वो हमेशा बेसिर पैर की बात ही करता है। हृदय सन रह जाना तो घोर आश्चर्य में डूब जाना। बूढ़ी काकी को झूठी पतलों से खाना खाते देखकर रूपा का हृदय सन रह गया। मुंह बाय फिरना तो बेकार के हालात में घूमना। स्नातक होने के बाद भी वो कुछ काम धंधा नहीं करता है, मुंह बाय फिरता है। कलेजे में हुक सी उठना तो मन में दुख होना। पड़ोसी की पुत्री की करा सुनकर रामू चाचा के कलेजे में हुक सी उठी। रोटियों के लाले पड़ना तो रोटियों के लिए बहुत तरसना। वाक्य आएगा। अपने जायदाद भतीजे के नाम करने के बाद बूढ़ी काकी को रोटियों के लाले पड़ने लगे। आग हो जाना तो अत्यंत क्रोधित होना। मेहमानों से पहले खाने चली आई बूढ़ी काकी को देखकर रूपा आग हो गई। जवाब दे चुकना तो निष्क्रिय होना या तो छोड़ देना। बूढ़ी काकी की उम्र के हिसाब से उनके हाथ पैर जवाब दे चुके थे। कलेजा पिस जाना तो दया आना। बूढ़ी काकी को झूठी पतलों से पूड़ियों के टुकड़े खाती हुई देखकर रूपा का कलेजा पिस जाया। संधि विच्छेद कीजिए। परमानंद तो परमानंद, परमात्मा तो परमात्मा, अर्धांगिनी तो अर्धांगिनी, स्वानुकूलता तो अवश्य स्वार्थ अनुकूलता, सहानुभूति तो सहानुभूति, रसास्वादन तो रस आस्वादन, व्याकुल तो व्याकुल, दीर्घाहार तो अवश्य दीर्घ आहार, प्रतीक्षा तो अवश्य प्रतीक्षा, कंठावरुद्ध तो अवश्य कंठ अवरुद्ध, शुद्धातुर तो अवश्य शुद्धातुर, कालांतर तो अवश्य कालांतर, रक्षागार तो अवश्य रक्षागार, सज्जन तो सज्जन, सदी इच्छाए तो अवश्य सद इच्छाए, पुनरागमन तो अवश्य पुनः आगमन, दुर्गति तो अवश्य दुष्गति, सम्मुख तो अवश्य सम्मुख। प्रश्न नंबर 6, विग्रह करके समास के नाम लिखिए। शुद्धातुर तो अवश्य कर्मधारय, सदिच्छाए तो अवश्य कर्मधारय, शुद्धावर्तक तो अवश्य उपपद, રસાસ્વાદન તો આવશે સંબંધ તત્પુરુષ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકારના સોલ્યુશન મેળવવા માટે ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી।